वेलकम आईडी के कोचिंग कैंपस के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 तारीख के करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहां पर देखिए, अभी अगर आप समझ पाए तो एक चक्रवात निसर्गा आया हुआ है ना, तो समझ लेते हैं, फटाफट समझ लेते हैं, ऑटोमेटिक आपको फिर उसके बाद ये समझ में आ जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये जो चक्रवात इस बार आया है वो इधर से आया हुआ है। अगर ये आप देख रहे हैं भारत है, ये सागर है, ये देखिए आपका बंगाल की खाड़ी है और ये अरब सागर है इधर से। तो इधर से आने वाला जो कोई चाहे क्या कहते हैं मानसून हो, चाहे हवा हो, चाहे तूफान हो, चाहे साइक्लोन हो, कुछ भी, वो अरब सागर की कहलाएगी। इधर से आने वाला जो है बंगाल की खाड़ी का कहलाएगा। क्लियर। कुछ दिन पहले अभी आपने सुना होगा कि अम्फान चक्रवात आया था, उसके बारे में भी मैंने चर्चा की थी। ठीक है, अभी जो है वो चक्रवात इधर से आया हुआ है और उस चक्रवात का नाम है निसर्गा चक्रवात। ठीक है, निसर्गा चक्रवात। अब ये जो निसर्गा चक्रवात है, ध्यान देंगे, ये बोला जा रहा है कि 130 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस समय यानी मई के महीने में या जून के महीने में चक्रवात आ रहा है। नॉर्मल तौर पर क्या होता था कि चक्रवात यहां अगर उठता भी था तो इस तरफ चला जाता था, इधर चला जाता था। ठीक, लेकिन ये लगभग 130 साल में पहली बार हुआ है कि जून के महीने में चक्रवात आया हो और वो इस तरफ जा रहा हो। ठीक, तो ये जब इस तरह जा रहा है तो देखिए गोवा, महाराष्ट्र, ये इधर दक्षिणी गुजरात है ना, फिर उसके बाद आगे चल के एमपी तक को टच करेगा, है ना। अगर आप ये देखें तो ये पर्वतों की श्रेणी है, एक सतपुरा रेंज है और एक विंध्यन रेंज है। तो माना ये जा रहा है कि ये सतपुरा रेंज तक आएगी और यहीं तक आकर के समाप्त हो जाएगी। इसकी जो स्पीड है वो लगभग 120 किलोमीटर के आसपास, लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास है। क्लियर है। लेकिन जो इधर से आई थी अम्फान, ये तो सुपर साइक्लोन थी, लगभग 220 किलोमीटर इसका स्पीड था, 200 से ऊपर इसका स्पीड था। क्लियर है। तो एक बात समझिएगा कि इधर से आने वाले जो साइक्लोन होते हैं, साइक्लोन कैसे आते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब किसी क्षेत्र में दबाव कम हो जाए, दाब कम हो जाए, क्लियर है, तो चारों तरफ से अधिक दबाव है तो सारा प्रेशर जहां दबाव कम है वहीं आ जाता है और उसके बाद फिर ये जो है यूं ऐसे सब आता है और फिर ये यूं ऐसे बाहर ये निकलता है, तो वही जो है ये साइक्लोन कहलाता है। ठीक, तो सामान्य तौर पर जब भी आप देखेंगे कि साइक्लोन की बात बनती है तो जो इस तरफ से साइक्लोन आता है, चूंकि तुलनात्मक रूप से इधर का पानी इधर के पानी से गर्म होता है, यानी कि जो अरेबियन सी का जो जल है, और जो बात करेंगे बंगाल की खाड़ी का, तो बंगाल की खाड़ी का जो जल है तुलनात्मक रूप से गर्म होता है और यहाँ का जल जो होता है तुलनात्मक रूप से ठंडा होता है। ध्यान दीजिएगा, जब जल ठंडा होता है तो वो लो प्रेशर नहीं बनने देता है। क्लियर है। तो यदा कदा कभी कभी ऐसा होता है कि यहां पर साइक्लोन बनता है इस रास्ते से। क्लियर है। और जब बनता है, मतलब बनता भी है, तो ये उतनी स्पीड नहीं रखता है जितना कि इधर वाला रखता है। इधर वाला पानी गर्म होने के नाते यहां प्रेशर बहुत कम हो जाता है और प्रेशर बहुत कम हो जाने के कारण साइक्लोन जो होता है वो रेगुलर और बहुत ज्यादा स्पीड का बनता है। ठीक, समझ में आ गई बात। तो इतना ही है इसमें, अगर आप समझें यहां पर, तो बोलता है उत्तर हिंद महासागर में दक्षिण बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवात, मतलब इस चक्रवात की बात कर रहा है, बोलता है इधर वाले चक्रवात अरब सागर की ओर बनने वाले चक्रवातों की तुलना में अधिक निरंतर और अधिक ताकतवर होते हैं। इधर वाले अधिक निरंतर भी होते हैं और अधिक ताकतवर भी होते हैं, मैंने बताया इधर की तुलना में। क्यों? क्योंकि इधर का पानी गर्म होता है तुलनात्मक रूप से इधर के पानी के। ठीक है। आगे बोलता है अरब सागर का अपेक्षाकृत ठंडा पानी
अरब सागर का अपेक्षाकृत ठंडा पानी, मतलब इधर का ठंडा पानी बंगाल की खाड़ी की तरफ बनने वाले बहुत मजबूत चक्रवातों की तरह के चक्रवात के निर्माण को अरब सागर में हतोत्साहित करता है। ये भी सही है। बोलता है कि इधर जो है ठंडा पानी है, इसलिए इस तरह का मजबूत चक्रवात इधर नहीं बन पाता है। तो दोनों लाइन सही होने के कारण अगर आप समझे तो यहां पर सी फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। G7, देखिए यहां क्वेश्चन नंबर 2 G7 के बारे में बोल रहा है। G7 या ग्रुप ऑफ 7 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो G7 समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, G7 समझने से पहले हम लोग यहां पर जो भी है G7 G4 सबको देख लेते हैं फटाफट, है ना, 2 मिनट लगेगा। ध्यान दीजिएगा, G स्टैंड्स फॉर ग्रुप, क्लियर। G का मतलब ही है ग्रुप, ठीक। तो जहां जहां G आएगा वहां पर ग्रुप होगा। अब ये जो 2G 3G है इसको मत समझ लीजिएगा कि ये भी ग्रुप है ना, ये टेक्नोलॉजी है। ध्यान दीजिएगा, G4 एक समूह बना था 2005 में, ठीक है। G4 समूह बनाने के पीछे जो मकसद है वो ये कि यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें जो परमानेंट मेंबर होंगे वही G4 में रहेंगे, ठीक है। तो जो यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें मुख्य रूप से यूएसए, ब्रिटेन, रसिया, ठीक है, ये रसिया और ये फ्रांस, बाद में फिर जो है चाइना भी इसमें जुड़ गया, क्लियर। तो मुख्य रूप से ये 4 थे। बाद में जो है इंडिया, जापान, जर्मनी और ब्राजील, इन लोगों ने भी कहा कि हमें भी जोड़ा जाए। तो अभी जोड़ा नहीं गया है, तो बेसिकली कहने को G4 है ना, आप इसे G5 भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें चाइना भी जुड़ गया है, ठीक। तो यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया और चाइना, ठीक। फिर उसके बाद बात करेंगे G6 की। G6 ध्यान दीजिएगा कि वो देश थे जो IMF की उन्नत श्रेणी, ध्यान देंगे, बात करेंगे IMF के मेंबर हो और उन्नत श्रेणी में हो, यानी जिनके यहां औद्योगिकरण काफी अच्छी स्थिति में हो, उन्नत हो, डेवलप्ड कंट्री हो, उनको इसमें शामिल किया गया। तो उसमें यूएसए, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये चारों यूके के हैं, यूनाइटेड किंगडम। यूएसए हो गया और एक जापान, ये 6 कंट्रीज जो है मिलकर के G6 बनाती हैं। ध्यान दीजिएगा, बाद में क्या हुआ कि कनाडा और रसिया को भी उसमें जोड़ दिया गया, तो ये बन गया G6 से G8, क्लियर। लेकिन बाद में रसिया ने क्रीमिया पर आक्रमण करके उसे यूक्रेन से ले लिया, छीन लिया, ठीक है। तो उस चक्कर में रसिया को सभी लोगों ने मिलकर उससे निकाल दिया। तो फिर से वापस ये कितना बन गया, 8 की बजाय 7 हो गया। कौन कौन सा, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा। समझ आ गई बात। अब ध्यान देंगे, ये G7 के रूप में कार्यरत है अभी तक। अभी न्यूज में क्यों है ये, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने, राष्ट्रपति अमेरिका के, उन्होंने कहा कि अगर G7 ये दर्शाता है कि वो कंट्री जो डेवलप्ड हैं, जो मजबूत कंट्री हैं, उनको दर्शाता है, तो केवल ये 7 कंट्री नहीं हो सकते, उसमें और कंट्रीज भी शामिल होने चाहिए जो मजबूत हैं। उनमें इंडिया का नाम लिया, साउथ कोरिया का नाम लिया, रसिया का नाम लिया और ऑस्ट्रेलिया का नाम लिया, ठीक है। तो माना यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही रसिया का नाम ले लिया हो, लेकिन रसिया को वापस लाने के लिए और कोई तैयार नहीं होगा,
यूरोपियन कंट्रीज जो है ये सब तैयार नहीं होंगी, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और इटली, मतलब यूरोपियन देश। ठीक, तो माना यह जा रहा है कि बाकी तीनों आएंगे, इंडिया, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया आएंगे, तो ये मिल करके G10 हो जाएगा, क्योंकि 7 पहले से है, 3 और आएंगे तो क्या हो जाएगा, G10 हो जाएगा। समझ आ गई बात। बोलता है कि जो वर्तमान में G7 है इसका कोई अपना संविधान ऐसा नहीं है कि कोई लिखित संविधान हो या कोई इसका मुख्यालय हो, ऐसा कुछ है नहीं, है ना। बोलता है कि ऐसी स्थिति में इसका जो सम्मेलन होता है वो अलग अलग जगहों पर होता है, और चक्रीय क्रम में तो कभी यूएसए का प्रेसिडेंट उसकी अध्यक्षता करेगा, कभी ब्रिटेन का करेगा, कभी जर्मनी का करेगा, कभी फ्रांस का करेगा, कभी इटली का करेगा, कभी जापान का करेगा। ठीक है, चक्रीय क्रम में ये चलता रहेगा, है ना। बोलता है कि इसके द्वारा लिया गया जो निर्णय है ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में सबके ऊपर बाध्य होगा, बाध्यकारी नहीं होता है ना। जैसे IMF द्वारा या वर्ल्ड बैंक द्वारा लिया गया निर्णय, तो यहां पर बाध्यकारी नहीं होता है। क्लियर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे D10 क्या है। ठीक, D10 जो है बोलता है यही G10 को D10 कर दिया जाए। G10 तो रहे ही रहे, अलग से इसको D10 कर दिया जाए। ठीक, G10 बात करेगा इकोनॉमी की और D10 बात करेगा डेमोक्रेसी की। D फॉर डेमोक्रेसी। अब ये D10 बनाने के पीछे मकसद क्या है? देखिए, जब आप G10 बनाते हो तो उसमें आप किस आधार पर चाइना को बाहर निकालोगे? चाइना को बाहर निकालने के लिए आपके पास कोई आधार नहीं है। अगर इंडिया शामिल हो सकता है, अगर रसिया शामिल हो सकता है, अगर साउथ कोरिया शामिल हो सकता है, तो चाइना क्यों नहीं शामिल हो सकता है? उसके पास क्या नहीं है? कौन सी ऐसी उसके पास क्वालिटी है या एलिजिबिलिटी है, मतलब जो उसके पास नहीं है? क्या वो कमजोर है इन देशों से? ऑब्वियसली नहीं है। बस एक ही चीज है जिसमें उससे आप अलग कर सकते हैं, वो है डेमोक्रेसी। वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, इसलिए आप वहां उसको अलग कर सकते हो। तो G10 को D10 बोला जा रहा है कि G10 के साथ साथ उसी को बोला जाए कि उसके 2 मीटिंग हो, एक G10 नाम से, एक D10 नाम से। नया कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है। अब ये जब D10 बन जाएगा तो जाहिर सी बात है कि चाइना को काउंटर करेंगे ये सारे बड़े बड़े देश मिल करके चाइना को काउंटर करेंगे। चाइना लोग बोल रहे हैं कि बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट वगैरह वगैरह। इतना आसान नहीं है चाइनीज प्रोडक्ट का बॉयकॉट कर देना। आप बॉयकॉट कर दोगे, जाओगे कहाँ, क्या कहाँ किस चीज का इस्तेमाल करोगे, है ना, ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो आज के डेट में ध्यान दीजिएगा, चाइना को हराने के लिए या चाइना को कमजोर करने के लिए सबको मिलना पड़ रहा है ना। उसमें इंडिया को सबसे फ्रंट पर लाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो यहां पर जो लेबर कॉस्ट है या जो मार्केट है इंडिया में, वो सबसे ज्यादा है तुलनात्मक रूप से, और किसी कंट्री से चाइना के बराबर है ना। तो इसलिए सारी दुनिया इंडिया की तरफ देख रही है। इंडिया इंपॉर्टेंट है इसलिए, है ना। लेबर कॉस्ट कम होने के कारण तमाम चीजें यहां पर सस्ती हो जाएंगी अगर यहां पर वैसे टेक्नोलॉजी लग जाए तो। ठीक, ध्यान देंगे यहां पर एक 5G टेक्नोलॉजी का ये D10 बना करके, ये जो 5G टेक्नोलॉजी है चाइना की, या चाइना की नहीं, या यूं कहे जो भी हम लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं ना, 2G 3G 4G 5G, उसके पहले LTE था, हाँ 1.5G था, एज। ठीक, ध्यान दीजिएगा बात हमारी यहां पर, ये जो 5G टेक्नोलॉजी जब आएगी ना, तो आपने एक देखा होगा
पहले उसमें तमाम सीरियल्स में आपने देखा होगा कि भगवान ऐसे राउंड राउंड घूमे, या शक्तिमान आपने देखा होगा कि ऐसे घूमा और कहीं से कहीं पहुंच गया, है ना। तो 5G टेक्नोलॉजी हो जाएगी, है ना। आपकी गाड़ी अपने आप चलेगी बिना किसी ड्राइवर के, वगैरह वगैरह तमाम। तो वर्तमान में 5G टेक्नोलॉजी बनाने के लिए 3 कंपनियां हैं, नोकिया है, एरिक्सन है और हुआई है। नोकिया, एरिक्सन, ये दोनों कंपनियां यूरोपीय कंपनियां, ये काफी महंगा और उस टेक्नोलॉजी में नहीं है जिस टेक्नोलॉजी में हुआई चाइनीज कंपनी बना रही है। तो इसको टक्कर देना भी जो है, अब अगर 5G टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो सबसे पहले चाइना लॉन्च कर देगा, ठीक, क्योंकि उस हुआई इस समय उसके पीछे काफी तगड़े से लगा हुआ है, काम कर रहा है। और नोकिया, एरिक्सन की टेक्नोलॉजी भी वैसी नहीं है और साथ में कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है। ये सस्ता भी है, अच्छा टेक्नोलॉजी है, तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में छा जाएगा ये। तो कैसे इसको काउंटर किया जाए चाइना को, वगैरह वगैरह तमाम, ये सब इस जो D10 बनेगा वहां पर ये चर्चा होगी, ठीक। आगे बात करेंगे G20 की। G20 क्या है? देखिए, जैसे 4 सदस्यों का, 7 सदस्यों का, 10 सदस्यों का, वैसे 20 सदस्यों का समूह को क्या कहते हैं? G20 कहते हैं। तो जहां भी G आए उसे ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो यहां अगर आप देखें, बोलता है G7 का कोई औपचारिक संविधान या कोई निर्धारित मुख्यालय नहीं है, तो बात सही है। दूसरा बोलता है वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं द्वारा लिए गए निर्णय बाध्यकारी हैं, नहीं, बाध्यकारी नहीं होते हैं। तो ये लाइन गलत है, ये लाइन सही है, इसलिए A फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ, विश्व साइकिल दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विश्व साइकिल दिवस, है ना, समाजवादी पार्टी के जितने समर्थक हैं ध्यान देंगे यहां पर। 3 जून 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनओ ने विश्व साइकिल दिवस घोषित किया। अब बात समझिएगा, साइकिल एक ऐसी सवारी है या एक ऐसा परिवहन है जो पहली बात तो कॉस्ट इफेक्टिव है, दूसरी बात ये वायुमंडल यानी जो पर्यावरण है, जिसे आप इन्वायरमेंट कहते हो, उसको रक्षित करती है, यानी कि कोई प्रदूषण नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक ऐसी सवारी है जो काफी जो है पॉपुलर है। अगर आप देखें तो विदेशों में, या यूं कहें कि जो पश्चिमी कंट्रीज हैं, उसमें बड़े बड़े लोग भी साइकिल से चलते हैं, ठीक है। हम लोग के यहाँ साइकिल से चलना लोग अपनी बेइज्जती समझते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है। तो उसी चीज़ की जागरूकता के लिए 3 जून 2018 को यूएनओ ने अंतर्राष्ट्रीय विश्व साइकिल दिवस मनाना शुरू किया है। ध्यान देंगे, इस बार 3 जून को जो मनाया गया उसको डायबिटीज से जोड़ा गया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। बोला कि टाइप 1 और टाइप 2 जो मधुमेह होता है लोगों को, जो डायबिटीज होता है लोगों को, जिसे शुगर भी कहा जाता है नॉर्मल भाषा में, ठीक है, वो अगर साइकिल आप चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको मदद करता है, इसमें आपको सुरक्षा प्रदान करता है इस बीमारियों में। क्लियर है? क्या होता है इसको समझ लीजिए फटाफट। टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज क्या होता है फटाफट समझ लीजिए। अगर आप यहां समझें तो ये आहार नाल है, ठीक है, जिसे आप ओसोफेगस भी कहते हैं, ठीक। अब खाना जो है आहार नाल से होते हुए अगर स्टमक में आ गया, पेट में आ गया, ठीक। अब जब ये यहां से निकलता है, मतलब पेट से भोजन जब छोटी आंत में जाता है तो यहां पैंक्रिया होती है, ठीक है, समझ पा रहे हैं, जिसे अग्न्याशय कहा जाता है। और इधर पित्ताशय होता है।
ये अग्न्याशय यहां पर जो है, इसमें ये जो अग्न्याशय है इसे मिक्स ग्लैंड कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये अग्न्याशय यहां से एक इंसुलिन स्रावित करता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ये जो इंसुलिन स्रावित करता है, ध्यान दीजिएगा, जो इंसुलिन स्रावित करने वाली ग्रंथियां अगर निष्क्रिय हो जाए तो उसे टाइप 1 मधुमेह कहते हैं। लेकिन जब ये सक्रिय हो, यानी कि इंसुलिन शरीर में आ रहा है लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है हमारा बॉडी, तो उसे कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? जब उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएगा, जो शुगर को तोड़ता है, तो शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। क्लियर है? इस प्रकार शुगर हो जाता है। तो जिन लोगों को शुगर की बीमारी होती है उन्हें इंसुलिन दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप समझ पा रहे हैं तो टाइप 1 टाइप 2 जो दोनों मधुमेह हैं, दोनों में ये विशेष रोल अदा कर रहा है साइकिल। ठीक है, इसको जोड़ा गया है इस साल उसके साथ के, मतलब टाइप 1 टाइप 2 मधुमेह के जो लोग हैं, अगर वो साइकिल चलाते हैं रेगुलर, तो उन्हें इंसुलिन अलग से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये है बेसिकली। तो यहां पर अगर आप समझें तो अप्रैल 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून को अंतर्राष्ट्रीय साइकिल दिवस के रूप में घोषित किया। सही है। दूसरा बोलता है विश्व साइकिल दिवस को अब टाइप 1 और टाइप 2 मधुमेह वाले लोगों के लिए एक स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के साथ जोड़ा जा रहा है। यह भी लाइन सही है। दोनों सही होने के कारण ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। क्लियर? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए एंटीफा दिखा हुआ है। एंटीफा बोलता है कि एंटीफा को किसने आतंकवादी संगठन बनाने का या आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बात समझिएगा फटाफट। एंटीफा, एंटी फासिस्ट क्या होता है? नाजीवाद, फांसीवाद, है ना, इस पर कभी और चर्चा करेंगे। यहां समझिएगा, एंटीफा का यहां पर मतलब है एंटी फासिस्ट। ठीक है, बैकग्राउंड में चलते हैं इसके। 1932 में कम्युनिस्ट पार्टी या जर्मनी की कम्युनिस्ट पार्टी ने जो नाजीवाद विचारधारा थी उसका मुकाबला करने के लिए इन लोगों ने एंटी फासिस्ट मूवमेंट चलाया। ठीक, जिसे बाद में एंटीफा के नाम से एक, यूं कहें, एंटीफा नाम से ग्रुप बन गया। ठीक, बेसिकली फांसीवाद के विरुद्ध है। ठीक है, अब अगर आप समझें यहां पर बात, तो ये एंटीफा जर्मनी से लिया गया। अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि ये पहले यूरोप में फैला हुआ था, लेकिन जब 2016 में अमेरिका में चुनाव हो गया, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने, तो धीरे धीरे ये एंटीफा का जो ग्रुप है ये अमेरिका में भी विकसित होकर के अमेरिका में भी जो है अपने पैर पसारने लगा और तमाम मुद्दों पर विरोध करने लगा। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक इंसान की मृत्यु हो गई थी, ब्लैक लाइव्स मैटर, याद करिए, एक मूवमेंट चला। तो उस ब्लैक लाइव्स मूवमेंट को एक तरह से पूरा ऑर्गेनाइज करने का काम एंटीफा कर रही है। ठीक है, इनके विरोध प्रदर्शन का तरीका क्या होता है कि ये काला कपड़ा पूरा पहनेंगे, कोई एक मुखौटा लगा लेंगे, जिसके विरुद्ध कर रहे हैं मुखौटा लगा लेंगे। ठीक, और पूंजीवादी का पूरा विरोध करते हैं, पूंजीवाद का। ठीक है, स्वदेशी मामलों को उठाते हैं। और आप समझें LGBTQ, है ना, जो लेस्बियन, बाइसेक्सुअल वगैरह जो भी आपको इसके पहले बताया गया है LGBT क्या था, तो उसका समर्थन करते हैं। इस तरह का क्रियाकलाप ये लोग करते हैं। तो अभी
इन लोगों ने हिंसक झड़प करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इन लोगों को आतंकवादी संगठन के रूप में मान्यता देनी पड़ेगी। ठीक है, फिर उसके बाद एक बार इनको आतंकवादी संगठन का मान्यता दे दिया गया, तो फिर जहां देखेंगे शूट एंड साइट होगा, मतलब देखते ही मार दिया जाएगा, है ना। तो बेसिकली यही है। अभी एंटीफा का कोई औपचारिक संगठन मतलब ढांचा नहीं है, क्लियर है। तो यहां पर अगर आप समझें तो ए फॉर एप्पल अमेरिका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। WHO के वित्त पोषण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक, ध्यान दीजिएगा, यहां पर WHO एक तरह से अगर आप समझे तो यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। अमेरिका ने, यूएसए ने इससे अपना संबंध हटा लिया। कल भी मैंने बताया होगा इसको। ठीक है, यूएसए ने अपना संबंध इससे हटा लिया, तो सबसे बड़ा योगदानकर्ता जो था वो यूएसए था धन के रूप में $400 मिलियन। अब जब ये हट गया, यानी कि ये इसको पैसा नहीं दे रहा है, तो अब जो पैसा देने वालों में है सबसे बड़ा, जो सबसे ज़्यादा पैसा देगा वो कौन आ रहा है, वो है BMGF। ठीक है, यहां पर BMGF की जब बात करेंगे तो यहां पर बिल गेट्स की बात होती है। ठीक है, तो बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन। ठीक है, ये अब WHO का सबसे बड़ा धन योगदानकर्ता बनने वाला है। ध्यान देंगे, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि यूएन की किसी एजेंसी को सबसे बड़ा योगदानकर्ता कोई सरकार ना होकर के कोई निजी फाउंडेशन है। जब WHO का निर्माण हुआ था तो ये उसके संविधान में लिखा गया था कि किस तरीके से WHO को पैसा मिलेगा। ठीक, तो उसमें यह लिखा गया था कि मूल्यांकित, ध्यान देंगे, मूल्यांकित योगदान एक वर्ड लिखा गया, यानी कि देश की जनसंख्या और उसकी संपत्ति दोनों को ध्यान में रखते हुए वो देश, मतलब जिस देश की जनसंख्या और संपत्ति ज़्यादा रहेगी वो देश ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। समझ पा रहे हैं? तो उस हिसाब से सबसे ज़्यादा संपत्ति अमेरिका के पास होने के कारण अमेरिका कंट्रीब्यूट करता था $400 बिलियन। वर्तमान की स्थिति यह है कि WHO के टॉप 10 में 6 ऐसे हैं जो व्यक्तिगत या प्राइवेट संस्थाएं हैं या कोई NGO है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है या इस तरीके का जो इसको पैसा दे रहा है। यानी कि जो कंट्री होनी चाहिए थी टॉप 10 में, कंट्री न होकर के व्यक्तिगत लोग हैं, उसमें निजी लोग हैं जो पैसा दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर आप समझें तो बोलता है बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन इस संगठन का सबसे बड़ा धन योगदानकर्ता बनने वाला है। तो सही है, क्योंकि नंबर 2 पे था तो अब नंबर 1 पे आ जाएगा। इसके संविधान के अनुसार WHO को मुख्य रूप से सदस्य देशों से नियमित योगदान के माध्यम से वित्त पोषित किया जाना चाहिए, जिसे मूल्यांकित योगदान, जिसे ये मूल्यांकित योगदान कहा जाता है, जो देश के धन और जनसंख्या के सापेक्ष होता है। लाइन बिल्कुल सही है, क्लियर है? तो दोनों लाइन सही होने के कारण C फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दिया हुआ है हाल ही में खबरों में देखी गई बिमल जुल्का समिति। ठीक है, क्या है बिमल जुल्का समिति? समझिएगा, अभी एक समिति ने जो है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी है, इसलिए न्यूज में है। ध्यान देंगे कि जो फिल्म बनाने वाली या जो मीडिया इकाइयां हैं, है ना, बोलता है कि इनको तर्क संगत बनाने तथा जो ऑटोनोमस बॉडीज हैं इसमें फिल्म बनाने में या मीडिया के क्षेत्र में जो ऑटोनोमस बॉडी है, बोलता है उसके
स्वायत्तता में कैसे समीक्षा करके कैसे इसको बेहतर बनाया जा सके, उसके लिए एक समिति बनाई गई थी, बिमल जुल्का समिति। ठीक, तो बिमल जुल्का समिति ने फिल्मों पर या स्वायत्त संस्थाएं जो फिल्मों को बनाने वाली हैं या जो मीडिया है उस पर कैसे ये कार्य करें, उसने एक समिति ने एक रिपोर्ट दिया है किसको, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को। उसमें उसने कहा दो बात महत्वपूर्ण। पहला बोला कि इसे एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के रूप में स्थापित कर दिया जाए। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अम्ब्रेला मतलब एक टॉप पर रहेगा, बाकी उसके अंडर में लोग इस तरीके से काम करेंगे, छतरी जैसा। ठीक, उसके बाद दूसरा बोलता है कि जो लोग, जो प्रोफेशनल ऐसे हैं जो निजी तौर पर इस फिल्मों को बना रहे हैं, बोलता है कि उनको फिल्म प्रमोशन फंड दिया जाए, फिल्मों को प्रमोट करने का फंड दिया जाए, ताकि जो भारत देश का कल्चर है, संस्कृति है ना, जो इसके परंपराएं हैं, उन सब की जानकारी हासिल हो सके। तो मूवी भी ऐसी बने, कुछ मूवियाँ ऐसी भी बने जो मतलब भारत के कल्चर वगैरह पर डिपेंडेंट हो। ठीक है, तो ये बेसिकली इसने सिफारिश की है। तो बिमल जुल्का समिति जो होगी वो फिल्म मीडिया इकाइयों को तर्कसंगत बनाने तथा स्वायत्त निकायों की समीक्षा करने के लिए है। तो इस प्रकार ए फॉर एप्पल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।